पता मोदी क्या चीज है। मोदी को चैलेंज करोगे तो फिर मोदी निपटाएगा, और वही चल रहा है। मोदी का तांडव शुरू हुआ है। मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है, और अभी तो 3 दिन खत्म हुआ है। पसीने आ गए तुम्हारे। बैंकों में पैसा नहीं है, भीख कि कराची पोर्ट फिर जल रहा है, और इस बार जरूरत है पूरे पोर्ट को खत्म कर देने की। जो बलोचिस्तान का, तो यहाँ तक जो वहाँ के बलोच आर्मी है या बलोच नेता है, वो तो कह रहे हैं कि हमने अपना अलग से एक बढ़ा दिया देश, हमें भारत में एम्बेसी बनाने की इजाजत दी जाए। वो तो पंजाब भी टूटेगा, और पीओके तो हम लेके रहेंगे। पीओके भारत का हिस्सा होगा। और मैं बता दूं, और इधर जो एक तरह से ननकाना साहब है, वो भी जो है भारत का हिस्सा बनेगा। और भारतीय सेना पाकिस्तान में घुस चुकी है, मैं बता रहा हूँ जी। आपको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और इस बार सेना वापस नहीं आएगी जैसे पिछली बार। सिंपल सा ये है कि हम पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे। देखिए, अभी जो बच्चे वहाँ अगर कोई नक्शा बना रहा है ना, तो मैं पाकिस्तानी बच्चों जी, अब तुम अपना नक्शा बनाना बंद कर दो, क्योंकि तुम भूल जाओगे नया नक्शा भारतीय सेना तैयार करके देगी। और नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह। आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज। आज जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान आतंकवादी घटना के बाद जो हालात हैं, उसमें भारतीय सेना बहुत शानदार रोल अदा कर रही है, अच्छी भूमिका अदा कर रही है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो है ना, हम सब भारतीय नागरिकों का भी कुछ फर्ज है। हमें चाहिए कि हम अफवाहों पर विश्वास ना करें, जो प्रमाणिक जानकारी है उसी पर विश्वास करें। आज सही जानकारी देने के लिए कुछ हद तक जो है एक तरह से आपको सच्चाई पता चले, इसके लिए जो एक तरह से आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं श्रीमान राकेश शर्मा जी। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। आपने जो भारतीय सेना में या एयरफोर्स में बहुत अच्छी भूमिका अदा की है, तो आप अपना परिचय खुद ही दर्शकों को दीजिए। सबसे पहले जसपाल जी, आपका स्वागत है। जागरूकता न्यूज का स्वागत है। आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मैं राकेश शर्मा, प्रेसिडेंट नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी ट्राई सिटी चंडीगढ़। पिछले 14 सालों से इस भूमिका में मेरी जिम्मेदारी है, और वायुसेना में 20 साल काम किया हुआ है, कारगिल के मोर्चे पे और देश के विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में कार्य किया हुआ है, सेना के साथ मिलकर काम किया हुआ है। आज की जो परिस्थिति है, सबसे पहले इसको समझने की जरूरत है कि परिस्थिति बनी क्यों। यह एक सामान्य घटना नहीं है, यह कोई टेररिस्ट अटैक नहीं है। इस करके जब एक हमारी बहन ने कहा कि मेरे पति को तो मार दिया, मुझे भी मार दो, उस आतंकवादी ने कहा कि जाओ मोदी से कह देना, करोगे तो फिर मोदी निपटाएगा, और वही शुरू हो गया है। अब मैं सबसे पहले बात करूंगा ऑपरेशन सिंदूर का, और जिस अपमान को पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी आतंकवाद, जनरल मुनीर, मुल्ला मुनीर, मैं मुल्ला मुनीर कहूंगा, जिसने पहली बार पूरी दुनिया को शर्मसार किया है। उनके लोगों ने धर्म पूछ के, जाति पूछ के, कपड़े उतरवा के। ये कोई तरीका होता है? कलमा पढ़वाओगे? अब तुम्हें पाकिस्तान में हम कलमा पढ़वा रहे हैं, जगह नहीं मिल रही है तुम्हें। कलमा पढ़वा रहे हैं या जो एक तरह से वो तांडव दिखा रहे हैं? मैं बताता हूँ, तांडव। ऑपरेशन सिंदूर धर्म की रक्षा के लिए, जैसे महाभारत की लड़ाई हुई थी, शिव तांडव। यह शिव तांडव चल रहा है। मोदी का तांडव शुरू हुआ है। मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है, और अभी तो 3 दिन खत्म हुआ है। पसीने आ गए तुम्हारे। बैंकों में पैसा नहीं है, भीख मांगते फिर रहे हो। पूरी दुनिया में तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। और जैसे मोदी ने कहा ना कि दुनिया के किसी भी कोने में ढूंढ ढूंढ के मारेंगे, वो शुरू हो गया है। और भारत ने तो अभी तक केवल आतंकवादियों पे कार्रवाई शुरू की है। अभी तो सेना को कमर तोड़ने की जरूरत है। 93,000 सैनिकों को बंदी बनाया था 1971 में, घुटने टेक दिए थे, आत्मसमर्पण किया, वर्दी उतार दी।
इससे गंदा और इससे तुच्छ उदाहरण सेना के जीवन में नहीं हो सकता। एक सैनिक का वो मर जाना अच्छा लगता है, आत्मसमर्पण नहीं होता है। 93,000 कायरों तुमको वापस भेजा है। तुम्हारे बच्चे, नामर्द बच्चे पीठ पीछे वार करते हैं। भारतीय सेना को सहने की क्षमता तुम्हें नहीं है। हर युद्ध में पीछे ढकेला है। कारगिल में भगा भगा के मारा है। अभी तो वार शुरू नहीं हुआ है, जंगे ऐलान शुरू होगा और मैं बताता हूं 5 से 7 दिन ये टिकने वाले नहीं है। जिस दिन सेना पे आज पाकिस्तान की हालात क्या है? आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। खाने को आटा नहीं है। डीजल वहां 250 से 300 रुपए लीटर है। और अरब सागर से जैसे ही नेवी रास्ता ब्लॉक कर रही है, इनका कट ऑफ हो जाएगा वर्ल्ड से, पूरी दुनिया से वो संपर्क टूट जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज समझिए, पाकिस्तान को एक ही चीज है, हम परमाणु शक्ति है। तो भारत क्या है? परमाणु शक्ति का यूज एक ही बार हुआ है, अमेरिका ने किया है, हिरोशिमा नागासाकी। उसका परिणाम दुनिया ने देखा है। अगर तुम हिम्मत करोगे एक बम चलाने की, हो सकता है हमारा एक शहर बर्बाद हो जाए, लेकिन पाकिस्तान का नक्शे से, दुनिया के नक्शे से, ये तो जब कारगिल युद्ध हुआ था तब भी जो एक तरह से इस तरह की धमकियां आई थी, शायद जो अमेरिका से आया था, जिससे वाजपेयी जी ने कहा था कि हम शांत नहीं बैठेंगे। वाजपेयी जी ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि मान लिया कि जो एक तरह से वो परमाणु बम चलाएंगे और भारत का कुछ नुकसान हो जाएगा, लेकिन दूसरे दिन दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान गायब हो जाएगा। अब तो गायब करने की भी जरूरत नहीं है। बलूचिस्तान इनको मार रहा है। जी। कल रात तक की रिपोर्ट है कि बलूची आर्मी 1/3 पे कब्जा कर चुकी है। बलूचिस्तान 1/3, लेकिन 1/3 क्या, अभी जो अखबारों की रिपोर्ट है वो तो 70% दिखा रहे हैं। जो रिपोर्ट की मैं बात करता हूँ, और सबसे जो मेन है, पाकिस्तानी सेना भाग रही है। तुम एक लोकल आर्मी से, बलूची आर्मी से भाग रहे हो। भारतीय सेना 13 लाख की सेना से मुकाबला कहां करोगे? 13 लाख की जो चीन तुम्हारे पीछे नहीं आने वाला है। तुम्हें हर जगह घेर के मारेंगे। दूसरा, तालिबान अलग से इनको मार रहा है। जी। अब मैं बात करता हूं आणविक शक्ति की, तो हमारे पास आर्मी के पास है पृथ्वी मिसाइल, जो परमाणु क्षमता को लेकर चलने की ताकत है। कैपेसिटी है पाकिस्तान का, हर एक शहर उसके रेंज पे है, उसकी रेंज में। जी। हमारे पास राफेल है जो परमाणु क्षमता से लैस है। जी। हमारे पास Su-30 है, मिराज है, और सबसे बड़ी बात है नेवी का सबमरीन। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास 3 युद्धपोत हैं, 0 तुमने टर्की से मंगाया है, और टर्की का युद्धपोत रास्ते से। वो एक कहावत है ना कि शेख चिल्ली वाली बातें करना। तो पाकिस्तान जब भी एक नेवी का वारशिप चलता है ना, तो अकेले नहीं चलता, उसके साथ सबमरीन चलता है। वॉरफेयर की पूरी तैयारी होती है, मिसाइल लोडेड होता है, रॉकेट होता है, फाइटर एयरक्राफ्ट होता है। वो पूरी अपने आप में एक वॉरफेयर का केंद्र है आज अरेबियन सी में। और पिछली बार 1971 में इंडियन नेवी ने पूरा कराची पोर्ट जला दिया था, और कल की न्यूज है कि कराची पोर्ट फिर जल रहा है, और इस बार जरूरत है पूरे पोर्ट को खत्म कर देने की। जो बलोचिस्तान का, तो यहाँ तक जो वहाँ के बलोच आर्मी है या बलोच नेता है, वो तो कह रहे हैं कि हमने अपना अलग से एक बढ़ा दिया देश, हमें भारत में एम्बेसी बनाने की इजाजत दी जाए। वो तो खुश है। वो तो कहते हैं कि जिस दिन बलोच आजाद हुआ, सबसे पहली मूर्ति वहां प्रधानमंत्री मोदी की लगेगी। जी जी जी। वहां के लोगों में भारत के प्रति प्यार है, और इस बार केवल बलोच ही नहीं टूटने वाला है, सिंध भी टूटेगा, पंजाब भी टूटेगा, और पीओके तो हम लेके रहेंगे। पीओके भारत का हिस्सा होगा। और मैं बता दूं, और इधर जो एक तरह से ननकाना साहब है, वो भी जो है भारत का हिस्सा बनेगा। और भारतीय सेना फिर सिख जो एक तरह से श्रद्धालुओं को पासपोर्ट बना के जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हमारे पास होगा। डायरेक्ट हम जो एक तरह से दर्शन। लाहौर रंजीत सिंह जी की राजधानी थी। जी, महाराजा रंजीत सिंह जी की राजधानी थी, और फिर से भारत का हिस्सा हो सकता है। एकदम हो सकता है, हो सकता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज है, भारतीय सेना पाकिस्तान में घुस चुकी है। मैं बता रहा हूँ जी, आपको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं।
जी। और इस बार सेना वापस नहीं आने वाली। जैसे पिछली लड़ाई में हमने क्या किया, जीतने के बाद उनका जगह वापस कर दिया। इस बार सेना जहां तक पहुंचेगी वह इंटरनेशनल बॉर्डर होगा, वो इंटरनेशनल बॉर्डर। जी। पूरी दुनिया जितनी ताकत लगा ले, क्योंकि दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया में पूरी दुनिया के लोग आतंकवाद से ग्रसित हैं। मतलब सिंपल सा ये है कि हम पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे। देखिए अभी जो बच्चे वहां अगर कोई नक्शा बना रहा है ना, जी, जी। तो मैं पाकिस्तानी बच्चों, जी अब तुम अपना नक्शा बनाना बंद कर दो, क्योंकि तुम भूल जाओगे नया नक्शा भारतीय सेना तैयार करके देगी। और भारत में भी जो बच्चे हैं ना अभी पढ़ रहे हैं, भारत का भी नक्शा बदलने वाला है। हमारा भी जो पूर्ण भारत का है, वो अखंड भारत का अखंड भारत का सपना पूरा होगा, अखंड भारत का सपना पूरा होगा। क्योंकि इन्होंने हद कर दी थी ना। जी जी जी। किसी भी चीज में बोलते हैं ना कि अति हो गई थी, तो अति का जवाब अति से ही मिलेगा। इनकी भाषा में जवाब मिलेगा, इनकी कमर टूट चुकी है। अब ये दुनिया से कह रहे हैं कि किसी तरह भारत को रोको। वो तो जो एक तरह से पाकिस्तान के नागरिक भी कह रहे हैं कि हमें भारत में शामिल कर लो, कि वो जो कुछ एक चुटकुले याद है ना कि हम यहाँ तक कब्जा कर लेंगे, लाहौर तक होगा हमारा, ये होगा वो होगा। तो उसके साथ ही पाकिस्तान के नागरिक बोलते हैं हमारा सारा पाकिस्तान भारत का अगर हिस्सा हो जाए, नहीं, गंदगी को लेने की जरूरत नहीं है। अब वो तो यही बात कर रहे हैं ना कि कम से कम भरपेट खाना तो मिलेगा। वो उनकी बात है कि भूखमरी से तो छुटकारा मिलेगा। आटा पाकिस्तान है का नहीं, चावल है नहीं। वो अपना यही दर्द बता रहे हैं कि पाकिस्तान को भारत का हिस्सा बनाने के लिए तैयार हैं। वो यही कह रहे हैं कि कम से कम भारत का हिस्सा होगा तो हमें भरपेट खाना तो मिलेगा। अभी तो वहां भूखमरी है। भारत में लेके कोई फायदा नहीं है। पीओके हमारा था, पीओके लेंगे, पीओ के लिए, क्योंकि उस गंदगी को तो लेके सारा भारत सारा पाकिस्तान हम नहीं लेंगे। वो गटर के सुअरों को लेके फायदा क्या है? गंदगी फैलाएंगे जी, यहाँ। जी, जी। पहले भी गंदगी फैलाते थे। हमने पीओके जो हमारा था उसको लेंगे। उससे फर्क क्या पड़ेगा आपको? पश्चिम एशिया में आपका पूरा क्षेत्र खुल जाता है। आपको यहाँ से पूरी पश्चिम एशिया कॉरिडोर आपके पास होगा। जी, जी, और अगली चीजें अपने पास लेने की जरूरत क्या है? जी, जब बलूचिस्तान अलग राज्य बन रहा है, जी। आपके साथ ही है। वो और भी ठीक है, मित्रता की बात होगी। और जब ये आज देखिए अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान आपके साथ है, बिल्कुल। तालिबान आपके साथ है, जी, जी। और तालिबान आर्मी इनको मार रही है। ये तो भारत और पाकिस्तान के बारे में हो गया चर्चा कि वहां आज महंगाई बढ़ती जा रही है, जो एक तरह से जो पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, और साथ ही जो वहां जो वित्तीय हालात है, बैंकिंग सिस्टम का कैसा हाल है? बैंकिंग चमरा गई है। अगर आप देखिए कितनी लिमिट तय कर दी उन्होंने? 3,000 रुपए एटीएम से विड्रॉ, एटीएम से ज्यादा से ज्यादा 3,000 रुपया जो एक तरह से वापस निकाल सकते हैं। और 3,000 में राशन का बैग नहीं भरता। ये पाकिस्तान की बात है जी। हाँ। तो भारत के किसी भी नागरिकों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत की जो एक तरह से हालात बहुत शानदार है। वहां पे 300 रुपए किलो आटा है। 300 रुपए आपने 3,000 निकाला तो आटा खरीदोगे कि दाल खरीदोगे कि सब्जी लोगे? तेल, मसाला, नमक, हल्दी, प्याज कहाँ से लोगे? जी। उनको घर चलाना मुश्किल ये है। हालात हो गए हैं पाकिस्तान के आतंकवाद का पोषण करने की वजह से और उनकी गलत नीतियों की और वजह एक चीज बताता हूँ, से। कल पाकिस्तान सेना ने युद्ध की घोषणा कर दी। सेना कौन होती युद्ध का घोषणा करने वाला? सरकार तो है ही नहीं वहां। जब वहां चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकार को मानते ही नहीं है। इसका मतलब है कि सरकार का कोई लेना देना नहीं है। शहबाज शरीफ क्या है? अपने आप में एक बोलते हैं ना कठपुतली है। जी। और जो जनरल मुनीर है वो रिटायर हो रहा था दिसंबर में। लेकिन उसको एक शर्मनाक विदाई मिली है। नहीं, उसको विदाई नहीं, बर्खास्त कर दिया। आपको बताता हूँ उसका अगला जो मानसिकता है कि हम डिक्टेटर बने। जी। और रिटायरमेंट से पहले उसने प्लान किया ताकि तनाव बढ़े, जिसके कारण उसको गद्दी मिले। जी। अब हालात संभालना उसके बस की बात नहीं है। एमुनेशन उसके पास है नहीं, आर्म्स है नहीं। जो उनके जहाज हैं बहुत पुराने हैं। F-60 की मैं बात करूं, उनका मॉडर्नाइजेशन पिछले 5 साल से ड्यू है। उनका रडार सिस्टम काम नहीं कर रहा है। F-16 को, जो उनका 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है अमेरिका का, हमारे MiG-21 1960 के अभिनंदन ने मार गिराया है। 1960 का जो ना वो अब तो राफेल है सामने, आपके हाँ सामने। जी। कैसे सामना करोगे राफेल का? और इंडियन पायलट दुनिया के सबसे बेस्ट पायलट में है।
एक जरूरी संदेश ब्लैकआउट के संदर्भ में और भारतीय नागरिक जो देश के प्रति भी अच्छी सोच रखते हैं उनके बारे में भी कोई संदेश। देखिए, ब्लैकआउट होना चाहिए। ब्लैकआउट समझिएगा, ये सेना का एक्सरसाइज है। जरूरी नहीं है कि बम गिर रहा है, रॉकेट आ रहा है। आप देखेंगे हजारों जो ड्रोन मिसाइल रॉकेट को भारतीय एयर सरफेस टू सरफेस मिसाइल ने, एयर टू एयर मिसाइल ने रास्ते में मार गिरा है। हमारे यहाँ कोई भी लाइव मिसाइल रॉकेट नहीं गिरा है, जो भी गिरा है नष्ट होकर गिरा है। अदरवाइज अगर हवा में भी हम मार गिराए, उनके इंटरसेप्ट कर लें तो मलबा मलबा आता है, थोड़ा नुकसान होगा। तो ये जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए एक सावधानी है कि आप चिंता ना करें, भारतीय सेना आपकी रक्षा के लिए इस हद तक तैयार है कि कोई मिसाइल पाकिस्तान से चलकर आपके एरिया तक नहीं पहुंचेगी, इंटरसेप्ट कर दी जाएगी, तोड़ दी जाएगी। लेकिन अगर उसको हवा में तोड़ेंगे तो मलबा तो गिरेगा। और अगर आपने भारतीय सरकार प्रशासन के निर्देशों का पालन ना किया और आप जो एक तरह से आदेश के बावजूद खुले में घूम रहे हैं और आप जो एक तरह से इसका ब्लैकआउट का पालन नहीं कर रहे, तो वो मलबा कुछ न कुछ आपके ऊपर गिरने का अंदेशा है। उस लापरवाही के लिए आप खुद जिम्मेवार होंगे। अब एक और चीज बताता हूँ, यूक्रेन रशिया वार चल रहा है। यूक्रेन जो भी ड्रोन मिसाइल रॉकेट फायर कर रहा है 80% रशिया उसको निष्क्रिय कर देता है। क्लियर है? इजराइल का ट्रैक रिकॉर्ड है 80 to 90%, रशिया की बात में कर रहा हूं। इजराइल का ट्रैक रिकॉर्ड है 98 to 99%। आपने देखा होगा हमास से जब वार हुआ में हजारों मिसाइल छोड़ दिया, रॉकेट लॉन्चर से फायर कर दी, ड्रोन छोड़ दिया, 2-4 ही गिरे। तो उनकी एक्यूरेसी 99% है और हमारी तो 100%। हमारी 100% है। पूरी दुनिया इसको देख रही है कि आज भारत जो हम बोलते हैं ना शक्तिशाली भारत है, जो विश्व गुरु बनेगा और अपने सीमाओं को अभेद्य बना दिया है कि एक भी रॉकेट मिसाइल और कोई भी ड्रोन इस सीमा में लाइव नहीं आ रहा है, उसको हम रास्ते में मार गिरा, रास्ते में ही तोड़ दिया गया, खत्म कर दिया गया। और इसका सबसे बड़ा रीजन बताता हूं, डीआरडीओ जो हमारा डीआरडीओ आकाश बनाया है, अग्नि मिसाइल बनाया है, पृथ्वी बनाया है, तो अभी आकाश मार के गिरा रहा है। अभी तो S-400 हम यूज नहीं कर रहे हैं। S-400 हमने संभाल के रखा है F-16 के लिए और चाइनीज खिलौनों के लिए। अंदर आओगे, अभी तक जो रिपोर्ट है 7 उनके फाइटर एयरक्राफ्ट को उन्हीं के सीमा में S-400 ने मार गिराया है। रशिया का सबसे शक्तिशाली वेपन है। और आज मैं इस मंच से जो हमारे स्वर्गीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जी हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। उन्होंने जब S-400 परचेज का सेना में लाने का ऐलान किया, बहुत लोगों ने विरोध किया। आज पता चल रहा है S-400 की वैल्यू क्या है। और पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने सेना के मॉडर्नाइजेशन पे बहुत काम किया है। आज हम सभी को मोदी सरकार का, सेना का और इस मॉडर्नाइजेशन का धन्यवाद करना पड़ेगा। और विशेषकर डीआरडीओ जो काम कर रही है, जो हथियार हम स्वदेशी निर्मित कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है इस युद्ध के बाद साउथ एशिया में हम बहुत बड़े वेपन के इम्पोर्टर बन जाएंगे। मतलब जो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था है वह भी इस युद्ध के बाद ज्यादा अच्छी होने वाली है। एकदम सही है। आप देखेंगे यूरोप, रशिया, अमेरिका, ये क्या कर रहे हैं? युद्ध सामग्री बेच रहे हैं पूरी दुनिया को। हम भी खरीदते थे, अभी भी खरीद रहे हैं, लेकिन अब हमारे देश में स्वनिर्मित मिसाइल है, रॉकेट है और हमने अपना तेजस जहाज भी बना लिया है और उसको हम बेच रहे हैं। तो इस युद्ध के बाद आपकी साख पूरी दुनिया में बढ़ने वाली है और हिंदुस्तान एक जो बात करूंगा विश्व शक्ति बनेगा और आयुध का, शस्त्र का सबसे बड़ा निर्यातक बनने वाला है। ये आज मैं कर रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूं, अगले 10 साल में होने वाला है। ये जो वीडियो आप सब दर्शक देख रहे हैं, आप सबको ये पता चल गया होगा
कि इस युद्ध का वर्तमान क्या है और इसका फ्यूचर भविष्य क्या होगा। भविष्य भारत के लिए का उज्जवल है, बहुत अच्छा होने वाला है। तो आप जो एक तरह से हम फिर भी जो एक तरह से श्रीमान राकेश शर्मा जी का टाइम लेंगे और आपको फिर भी अच्छी जानकारी देते रहेंगे। उसके लिए जो एक तरह से आपको जरूरी है कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके साथ ही साथ आप देश के अच्छे नागरिक हैं, तो आज हमारी सेनाएं हमारी रक्षा के लिए हर तरह का बलिदान देने के लिए तत्पर है, तैयार है और जो एक तरह से दिन रात लगी हुई है। तो इसका सम्मान भी आपको करना चाहिए, एक रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जब भी आपको किसी आर्मी पर्सन या फौज से रिटायर्ड पर्सन या उसके परिवार से कोई वास्ता पड़े, आप ये समझिए कि आप उनकी सेवा के लिए हर वक्त हाजिर रहें। अभी आपके लिए एक छोटा सा काम है देश हित के लिए, जनहित के लिए, कि आप सरकार प्रशासन की तरफ से दिए गए हर आदेश का अक्सर पालन करें और साथ ही जनहित के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी सेनाओं का जो मनोबल और ऊंचा हो, हमारे हर भारतीय का मनोबल बढ़े। इसके साथ ही साथ आप सब तंदुरुस्त रहें, खुश रहें और हमारा भारत सुरक्षित रहे, उन्नति करे और जो एक तरह से जल्दी विश्व गुरु करे बने। आप सब की खुशी के लिए, अमद के लिए आप सबको भगवान से प्रार्थना। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।